नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता मीना, कला महाविद्यालय अलवर से। अपना एमए फाइनल का पेपर चल रहा था, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी पर डिस्कस किया था कि आखिर में डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी क्या है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में हमने जाना था कि ये इस प्रकार का राजनय होता है जिसमें जनता की रुचि एवं जनहित का भी ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार संधि एवं समझौतों को सामान्यतः जनता को परिचित करवाया जाता है, अर्थात संधि और समझौते जो हैं वो ओपन होते हैं। साथ ही अनेक तत्व जिसमें स्वतंत्र प्रेस, भाषण की स्वतंत्रता, जनमत का प्रभाव, बहुत सारे संगठनों का मत और विपक्षी दलों की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होती है तथा प्रजातांत्रिक राजनय में गुप्त संधियों का विरोध तथा खुली संधियों का समर्थन किया जाता है। तो जैसा कि हमने शब्द से ही जान लिया था, प्रजातंत्रात्मक राजनय अर्थात जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बल दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण जो सोचा गया है, जिसके बारे में जिसको इन्वॉल्व किया गया है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जनमत है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है संसदीय राजनय, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। तो आखिर में पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अपने आधुनिक रूप में अगर संसदीय राजनय की बात की जाए तो 20वीं सदी की देन है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में विश्वव्यापकता के प्रवेश के साथ साथ राजनय भी बहुपक्षीय बन गया और विश्व समस्याओं पर विचार विमर्श तथा उनके समाधान के लिए बहुपक्षीय वार्ता पद्धति अधिकाधिक प्रचलित होती चली गई। विभिन्न स्थायी एवं अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय मंचों का निर्माण किया गया, जिसमें राष्ट्रसंघ के उत्तराधिकारी के रूप में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ है जो सबसे प्रमुख है। वास्तव में सर्वप्रथम राष्ट्रसंघ और तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ से ने वार्ता के स्वरूप को जो नया आयाम दिया, उसे ही संसदीय राजनय कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री डीन रस को संसदीय राजनय शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय दिया जाता है, अर्थात संसदीय राजनय का सर्वप्रथम उपयोग जो है, ये नाम जो है वो अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री डीन रस्क ने इस शब्द का काम में लिया था या शब्द का उपयोग किया था। इसके पूर्व भी राजनय के इस स्वरूप को हेग 1899 तथा 1907 के शांति सम्मेलनों में प्रयोग में लाया जा चुका है। संसदीय राजनय से हमारा तात्पर्य ऐसा राजनय है जो बहुपक्षीय राजनय की उन खुली वार्ताओं व विचार विमर्श से है जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं में चलती रहती है तथा जिनके गुणों व दोषों पर खुला विचार होता है और अंतिम निर्णय मतदान द्वारा लिया जाता है। देखिए, डेमोक्रेसी में जो अंतिम निर्णय या उसकी बात तो वो भी ओपन होता है, उसमें जनमत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये भी बहुपक्षीय राजनय है, एक तरह से खुली वार्ता और खुला विचार विमर्श भी है गुण और दोषों पर खुला विचार विमर्श होता है और अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? मतदान के द्वारा। महासचिव का चुनाव, उसका वार्षिक प्रतिवेदन, सामान्य प्रस्ताव, उन पर वाद विवाद, विभिन्न अधिकारियों के चुनाव आदि ठीक वैसे ही हैं जैसे प्राय राज्यों की संसदों में देखे जाते हैं। इस 194 मतलब 194 जो देश हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, विश्व समस्याओं पर कुछ राष्ट्रों को छोड़कर सभी राष्ट्र वाद विवाद करते हैं। 194 जो देश हैं, हम यूएनओ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हैं। तो ये कुछ को छोड़कर, विश्व समस्याओं पर कुछ राष्ट्रों को छोड़कर सभी राष्ट्रों का वाद विवाद करते हैं और महासभा में बहुमत के आधार पर अनेक निर्णय लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का स्वरूप बहुत कुछ राष्ट्रीय संसद से मिलता जुलता होता है। उसे हम एक प्रकार से विश्व संसद की संज्ञा दे सकते हैं। किसको? यूएनओ को। महासभा की कार्यवाही और राष्ट्रीय संसदों की कार्यवाही में अनेक दृष्टियों से समानता है।
महासभा के विशाल हॉल में विश्व के लगभग 194 राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठते हैं और विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय संसद ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मान्यता दी है, उसी प्रकार महासभा में भी एक राज्य एक वोट के सिद्धांत को मान्यता देकर छोटे बड़े राष्ट्रों का भेद मिटा दिया गया है। जिस प्रकार संसद की कार्यवाही चलती है, संसद में बहुमत के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर यूएनओ को विश्व संसद की संज्ञा दी गई है और उसकी कार्यवाही भी उसी प्रकार चलती है जैसे राष्ट्रों की संसद की कार्यवाही चलती है। महासभा की एक संसदीय निकाय की भांति है। महासभा एक संसदीय निकाय की भांति है क्योंकि जिस प्रकार संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दल, क्षेत्रीय गुट एवं विशेष हित समूह राज्य की रीति नीति को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्रीय तथा राजनीतिक गुट संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया एवं उसके परिणामों को प्रभावित करते हैं। अगर हम समझने के लिए बहुत इजी तरीके से समझने के लिए बात करें तो जिस प्रकार से संसदीय प्रणाली होती है राष्ट्रों में, जिन राष्ट्रों में संसदीय प्रणाली है, जिस प्रकार से संसद कार्य करती है, संसदीय प्रणाली कार्य करती है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम संसद की जगह यूएनओ को माने, एक संसद माने, तो जो स्थिति वहाँ मेंबर्स की होती है, एमएलएस की एमपीज की होती है, वही स्थिति यहाँ पे अलग अलग राष्ट्रों की है। अगर हम उदाहरण के लिए समझने के लिए ये कहें कि यहाँ 194 जो देश हैं, जो कंट्री हैं यूएनओ में, यूएनओ से जुड़े हुए, वो सांसद हैं जो किसी भी देश के समस्या पर या अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर विचार विमर्श करते हैं और बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। संसदीय राजनीति की प्रकृति की अगर हम बात कहें तो कुछ बिंदुओं से इसको समझा जा सकता है। तो पहला है कि संसदीय राजनीति बहुपक्षीय होता है। ये विषय जिनकी प्रकृति सामान्य है अथवा जिनका संबंध किसी क्षेत्र विशेष के विभिन्न देशों से है, संसदीय राजनीति के विचाराधीन विषय हो सकते हैं। संसदीय राजनीति ऐसी समस्याओं को नहीं लेता जिन्हें द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल किया जाना हो, अर्थात द्विपक्षीय प्रॉब्लम्स को यूएनओ नहीं सॉल्व करेगा, संसदीय राजनीति उस पर ध्यान नहीं देगा। बहुपक्षीय अगर कोई समस्या है तो राजनीति उसको देखेगा। तो पहला जो इसकी विशेषता हुई या प्रकृति हुई वो है कि संसदीय राजनीति बहुपक्षीय होता है। इसकी दूसरी विशेषता है, दूसरी प्रकृति है कि संसदीय राजनीति में गोपनीयता के स्थान पर खुलापन होता है, अर्थात यह अपनी प्रकृति में खुला राजनीति, ओपन डिप्लोमेसी है। विषय के प्रत्येक पहलू पर आम बहस होती है और पक्ष विपक्ष के विचारों का विश्व भर में प्रकाशन होता है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं और विभिन्न सरकारें संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रतिनिधियों को निर्देश भेजती हैं कि किस नीति का अनुपालन किया जाए। इस प्रकार संसदीय राजनयिक प्रक्रिया वास्तव में खुली राजनयिक प्रक्रिया है, पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि इसमें गोपनीयता को स्थान नहीं होता। अगर हम इसको ये कहें कि ये औपचारिक रूप से खुला राजनीति है लेकिन पूर्णतः खुला राजनीति नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें जिन चीज़ों को गुप्त रखा जाना चाहिए उनको गुप्त भी रखा जाता है। नेक्स्ट इसका विशेषता है कि संसदीय राजनीति में निर्णय सदैव बहुमत से लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और साधारण प्रश्नों के निर्णय के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होता है। सुरक्षा परिषद में भी निर्णय बहुमत से ही लिए जाते हैं, लेकिन स्थायी सदस्यों को जो विशेषाधिकार, वीटो पावर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो विशेषाधिकार वीटो पावर है वह संसदीय राजनीति के सर्वाधिकार के विपरीत है तथा जो एक प्रकार से निरंकुश राजनीति की व्यवस्था है। अर्थात जो वीटो पावर है 5 कंट्रीज़ की, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं संसदीय जो राजनीति है उसका उल्लंघन हम कह सकते हैं, उसके विपरीत कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनको एक विशेषाधिकार, वीटो पावर जो है के रूप में एक विशेषाधिकार उन देशों को प्राप्त है। नेक्स्ट है इसकी कि संसदीय राजनीति के विकास के फलस्वरूप छोटे और अल्प विकसित देशों का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर महाशक्तियां उनके समर्थन के लिए लालायत रहती हैं। साथ ही संसदीय राजनीति अपने स्वरूप में बहुत कुछ अराजनीतिक है, क्योंकि यह राजनीति बहुपक्षीय होने के साथ साथ संप्रभु राज्यों के लिए बंधनकारी निर्णय नहीं ले सकता।
महासभा अपने किसी भी सदस्य को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि वह अनिवार्य रूप से उसके निर्णय को माने। और कहीं ना कहीं यूएनओ का कि ये परिस्थिति कहें हम या समस्या कहें इसको, कहीं ना कहीं उसको डिसीजन लेने में सबसे बड़ी बाधा है कि डिसीजन ले लिया लेकिन अगला राष्ट्र उसको मान रहा है नहीं मान रहा है। अगर बाध्यता नहीं है तो कई बार वो डिसीजन मान्य नहीं होते। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि महासभा के निर्णय मुख्यतः सिफारिशों जैसा प्रभाव रखते हैं। संसदीय राज ने विश्व जनमत को जागृत कर औपचारिक दबाव प्रक्रिया लागू करता है। अर्थात ये बात सही है कि संसदीय राज ने खुलापन है, इसमें बहुपक्षीय भी होता है ना, निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, मतलब बहुत सारी इसकी पॉजिटिविटी है। लेकिन कहीं ना कहीं यूएनओ की जो कमजोरियां हैं, शक्तिशाली राष्ट्रों का जो हस्तक्षेप है, जो वीटो पावर है, वो कहीं ना कहीं इन फैसलों को प्रभावित करती है। ये इसकी सीमाएं हम इसको मान सकते हैं, या परेशानियां या कमियां हम इसको संसदीय राजनीति के रूप में मान सकते हैं। अब है संसदीय राजनीति के कौन कौन से लाभ क्या हैं या गुण क्या हैं, उनको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी। अभी के लिए संसदीय राजनीति को हमने समझा है, इसके गुण और दोषों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।